हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, शॉर्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यस, फर्स्ट ऑफ चेक कर लेते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। तो यस, एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, यूरिन फॉर्मेशन में तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन। यस, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन। ये तीन बातें हैं और फाइनली यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा तो एक्सक्रीशन। लेकिन तीन स्टेप्स हमें यहाँ पे मुख्यतया समझना है। इसमें फिल्ट्रेशन प्रेशर बहुत अहम रोल प्ले करेगा फिल्ट्रेशन में, है ना। तो एक एक प्रोसेस को हमें समझना है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन। और जब हम इन तीनों बातों को पढ़ लेंगे तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए। यस, देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आपको पता है कि जो भी हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, उसमें से कुछ ब्लड हार्ट से लंग्स तक, किडनी तक पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन। अब ये ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ग्लोमेरुलर अपरेटस में, मालपिघियन कॉर्पसेल्स, याद करिएगा, याद आया? ठीक है, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको मैं आपको दिखाऊं जरा, देखिए ध्यान से। ये आपको याद होगा, ये हमारा ग्लोमेरुलस याद होगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज याद होगा, है ना। और ये हमारा बोमेंस कैप्सूल याद होगा। देखिएगा ध्यान से, बोमेंस कैप्सूल, और दोनों को मिला के हमने आपसे लास्ट लेक्चर पे कहा था मालपिघियन कॉर्पसेल्स। तो यहीं पे फिल्ट्रेशन होगा। ये देखिए, फिल्ट्रेशन वर्ड मार्क है, यानी जब इस एफरेंट से यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड जाएगा। अब देखिए, इसका डायमीटर कम है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है ये दोनों प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये डिफरेंस जो है ये प्रेशर क्रिएट करेगा। इस वजह से ये ब्लड यहाँ पे आपका छन जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। अब ये कैसे क्या होगा, ये बात का मसला है। अभी आपको ये बात समझनी है कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? ग्लोमेरुलस से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ग्लोमेरुलस से हो रहा है। और यहीं पे आपका बोमेंस कैप्सूल भी है, इसको भी याद रखिएगा, बोमेंस कैप्सूल। ये दो स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ये आपका बोमेंस हो गया, और आपका ब्लड छन के कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है। जब ये पीसीटी में पहुँचता है तो हम इसको नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या नाम देते हैं? जब हमारा ब्लड छन के आ जाता है देन दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अक्सर हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेट। यस, तो टॉपिक कौन सा है हमारा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप कह लीजिए या फिल्ट्रेशन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन। कहाँ से हो रहा है? ये ग्लोमेरुलस से हो रहा है और बोमेंस कैप्सूल की मदद से, और यानी मालपिघियन कॉर्पसेल्स की मदद से हो रहा है। चलें, यस, आइए। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। कितना? 1100 से 1200 ml, दोनों किडनी, बाय द बोथ किडनी। इसे कहा जाता है रीनल ब्लड फ्लो, आरबीएफ। इस बात को समझाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। यहां से कुछ बात आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने बहुत कम लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी बात आपको और समझनी पड़ेगी, और हम आपको टोटल जीएफआर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि आधी बात ही एनसीईआरटी ने लिखी है, बाकी बाद में सब गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जो मैं नोट करने जा रहा हूँ इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है।
कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट लगभग 5.5 लीटर आप मान लीजिए, सब कुछ अप्रॉक्स में चलेगा। कार्डियक आउटपुट का लगभग 20 से 22% किसको मिलता है? किडनी को मिलता है। 20 से 22% किडनीज को मिलता है। अब ये 20 से 22% जो डाटा है ये एनसीईआरटी ने लिखा है 1100 से 1200, मैं इसको 1250 मान लूँ, 1250 ml चलेगा, ऑन एन एवरेज 1250 ml मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज रीनल ब्लड फ्लो, किडनी को इतना ब्लड मिलेगा। यही बात आपकी एनसीईआरटी ने अभी हमसे कहा है, मैं आपको चल के आपको दिखा दूं। यस, क्या लिखा है जरा देखें। एनसीईआरटी ने कहा है कि 1100 to 1200 of the ml blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of blood pumped by the each ventricle of the heart in 1 minute। ये क्या है, कितना है? लगभग 1/5 यानी 20% के आसपास, ठीक है। अब यही जो फिल्टर्ड होगा फिर यही जीएफआर में कन्वर्ट होगा, लेकिन कितना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम आपको बताएं, जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे एक्चुअल में तो फिल्टर में ब्लड नहीं फिल्टर होगा, प्लाज्मा फिल्टर होगा। तो अब हमें जानना है रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, क्योंकि जो भी जब फिल्ट्रेशन होता है तो याद रखिएगा उसमें आरबीसी नहीं आता, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आती हैं, समझ पा रहे ना, उसमें डब्ल्यूबीसी नहीं आता है, उसमें प्लेटलेट्स नहीं आता, ये सब नहीं छनेगा, इसका सबका फिल्ट्रेशन नहीं होना है सर। तो यस, मतलब ब्लड वाला जो मेन पार्ट था, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, ओवरऑल अगर आपसे कहें फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आएगा इसमें छनने, क्या छनेगा? सिर्फ रीनल प्लाज्मा फ्लो। यानी 1100 से 1200 ml का अगर हम आपसे 55% पूछें, आपको याद होना चाहिए कि ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा। तो यस, इसका 55% अगर आप निकालेंगे तो दिस इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो, और वो कितना आ जाएगा? लगभग 650 ml। कितना? 650 ml। कितना? 650 ml। क्लियर? कोई तो समस्या तो नहीं है। यानी रीनल ब्लड फ्लो कितना हुआ? 1100 से 1200 ml। रीनल प्लाज्मा फ्लो, प्लाज्मा कितना पहुंचा? 650 ml। 1200 ml ब्लड में, 1250 ml ब्लड में 650 ml ही तो प्लाज्मा होगा, वही हमें फिल्टर करना है। यस, अब फिर वापस आइए, क्या लिखा है कि विच कॉन्स्टिट्यूट रफली ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। ठीक है, अब आगे की बात को समझाने के लिए आपको चलते हैं, ध्यान से देखिएगा पॉइंट को। आइए, 650 ml हो गया। अब जो जीएफआर होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो जीएफआर जो फिल्ट्रेट आता है वो कितना परसेंट होता है? लगभग 20%। कितना? 20%। बाकी वापस चला जाएगा। तो 650 का 20% कितना आएगा? लगभग 125 ml। कितना? लगभग 125 ml प्रति मिनट। क्लियर? यानी 1250 ml ब्लड किडनी को मिला पर मिनट, 650 ml ब्लड मिला, प्लाज्मा मिला किडनी को पर मिनट, और 125 ml हमारा हो जाएगा जीएफआर पर मिनट। जीएफआर पर मिनट। और अगर हम आपसे कहें जीएफआर इन ए डे बताइए, एक दिन में बताइए, तो एक दिन में कितना? पहले तो 125 ml एक मिनट में हो गया, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। पूरा मल्टीप्लाई करिए। अगर आप 125, 60 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 लीटर पर डे। क्लियर? मैं पूरे डाटा को चाहूंगा कि आप संभाल के रखें। कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% किडनी को मिलता है 1100 से 1200 ml, हमने इसको 1250 मान लिया है। 55% प्लाज्मा 650 ml और 20% इसका जीएफआर 125 ml प्रति मिनट। और जीएफआर अगर पूरे दिन में बात करेंगे तो 180 लीटर। ये सब आपको याद करना है, एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं इसको लिख रखा है। बिल्कुल चिंता ना करें, रिटेन करके रखें। आइए वापस। यस, अब आगे। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर।
तीन लेयर के थ्रू प्रेशर जनरेट होगा, तीन लेयर के थ्रू। पहला, इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। चलिए देखते हैं, इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ये देखिए, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है, ये वाली हल्का सा येलो, रेड, और ये दिख रहा है रेड टाइप का, ये इंडोथीलियल ऑफ द सेल्स विद द पोर। एक तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसके थ्रू होगा पहला, इंडोथीलियल वाली, ठीक है। चलिए, सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। इपिथीलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। क्लियर? वापस आइए, यस, ध्यान से देखिए, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके और इसके बीच में ध्यान से समझिएगा, ये हमारी बोमेन्स कैप्सूल की पोडोसाइट्स हैं जो स्लिट का फॉर्मेशन भी करती हैं। अभी आपको मैं दिखा दूंगा फिल्ट्रेशन स्लिट। ये ऐसे कुछ अरेंज होती है, जैसे एक सेल आपकी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये आप पोडोसाइट समझ लीजिए। तो बीच में स्पेस होगा, इसी स्पेस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। क्लियर? तो पहला आपका हो गया एंडोथेलियल सेल्स। दूसरा आपका क्या है? एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये जो पोडोसाइट्स बनी है ना, जो पोडोसाइट्स बनी है, ये बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम का ही पार्ट है। आप देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज व्हाट, ये बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम ही तो है, देखिए। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये थर्ड लेयर हो गई। तो एक हमारा हो गया ये वाला, और पोडोसाइट्स की एपिथेलियम। आप बिल्कुल रटे ना, बात को बस समझते रहिएगा। जो भी आपकी एनसीईआरटी कह रही है, उसी को हम डिटेल में आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आप एक भी पॉइंट छोड़े ना। पहला कौन सा है? एनसीईआरटी देखिएगा, 3 लेयर आपके पास हैं, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स। क्या लिखा है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर, हम इसके बारे में अभी आपसे बात करेंगे। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर है, आप जरा देखिए, यस, ब्लड प्रेशर, इस प्रेशर की अभी हम बात आपसे अलग से करेंगे, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए बात होगी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर क्यों जनरेट होगा? क्योंकि एक तरफ का डायामीटर ज्यादा है और दूसरी तरफ का डायामीटर कम है, इसलिए इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की अभी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो फिल्टर हो रहा है ब्लड, वो कैसे हो रहा है? तो 3 लेयर से हो रहा है। पहला, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स। तो यस, वन इज इंडोथेलियम किसकी? ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। एफरेंट आर्टियोल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और तीसरा, इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था वहां समझाया था। आपको देखिए, दिख रही है, दोनों के बीच में ये एपिथेलियम है और ये आपकी इंडोथेलियम है। किसकी? इंडोथेलियम किसकी है? ब्लड वेसल्स की। और ये एपिथेलियम किसकी है? बोमेन्स कैप्सूल की। दोनों के बीच में एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब भी कुछ भी क्रॉस करके जाएगा बच्चों, कुछ भी क्रॉस करके जाएगा, मान लीजिए इसमें से ये पर्टिकुलर सब्सटेंस आ रहा है और इसको क्रॉस करना है, तो ये क्या क्या क्रॉस करेगा? सबसे पहले इंडोथेलियम क्रॉस करेगा, फिर क्या क्रॉस करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर क्या क्रॉस करेगा? एपिथेलियम क्रॉस करेगा। तो इंडोथेलियम क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद बोमेन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर एपिथेलियम क्रॉस करेगा, और फाइनली कहां पहुंच जाएगा? रीनल ट्यूब्यूल में कह लीजिए या पीसीटी में कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छन के आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलो, बात को समझना है। ये हमारा जो भी आएगा, दिस इज द जीएफआर। इसकी वैल्यू प्रति मिनट कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। ये जो क्षमता है, दिस इज 125 ml पर मिनट। कुछ बात शायद समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। तो यस, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। अब अगला पॉइंट, इसको पूरा मिटाने जा रहा हूं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर। ये मान लीजिए आपकी पोडोसाइट्स हैं, कहां प्रेजेंट होंगी? इसको और अच्छे से बनाया जाए थोड़ा। यस, जैसे ये आपकी मान लीजिए बोमेन्स कैप्सूल है, मान लीजिए ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है। इसी में मान लीजिए, मैं इसी में बना के आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए आपकी पोडोसाइट्स हैं,
ऐसे बनी है। तो ये जो पोडोसाइट्स हैं इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ठीक है ना। दिस स्पेस इज नोन एज स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट। एक्चुअली जो पोडोसाइट्स होती हैं ये इंटीग्रेट मैनर में अरेंज होती हैं। ये जब भी अरेंज होती हैं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ती हैं। इनके स्पेस छोड़ने की वजह से जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो इजी हो जाता है, ठीक है ना। ब्लड इज फिल्टर्ड so finely through these membrane that almost all the constituent of the plasma, that's a very important, all the constituent of the plasma except protein pass into the lumen of the Bowman's capsule। ये इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन होता है कि आपको प्लाज्मा प्रोटीन नहीं मिलेगी। प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के लगभग सब कुछ छन जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के लगभग सब कुछ छन जाता है। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतना फाइन होता है, इतना फाइन होता है, इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन करते हैं कि सब कुछ छन जाता है। बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, फिर से बात करूंगा। तो यस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हमारा हो रहा है ये 3 मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। इंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन तीनों के बीच से छन के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? इंडोथेलियम, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल छन जाएंगे, ठीक है। इतना बढ़िया फिल्ट्रेशन। एक बात और, पोडोसाइट्स के बारे में भी याद रखिएगा। पोडोसाइट्स द सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। किसकी सेल है? यस, बोमेन्स कैप्सूल की। इसमें ये जब भी अरेंज होती है तो एक स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट का फॉर्मेशन करती है, उसी के थ्रू ब्लड छन जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हुआ है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा। अगर कभी प्लाज्मा प्रोटीन मिल जाता है इसका मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्लियर? ये जो फिल्ट्रेट आया है, ये जो फिल्ट्रेट आया है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा, बाकी सब कुछ छन गया है। क्लियर? डायग्राम पूरा मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एफरेंट्स यहां से ब्लड आएगा, इधर से जाएगा, प्लाज्मा यहां से छनेगा और छन करके अब क्या कहले, जो छन गया, छनने के बाद क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक स्टेप हमारी पूरी हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक स्टेप पूरी हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, चलेगा। एक बात और मैं साबित कर दूं, हमने अभी फिल्ट्रेशन फैक्टर की बात आपसे करी, 1/5 था, तो 125/625 कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। जरा एक चीज और देखिए, अभी हम आगे आपसे बात भी करेंगे। ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। पहली स्टेप जो मैंने आपको पढ़ाई है फिल्ट्रेशन। ध्यान से देखिए, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से यहां से चीजें आ रही हैं और यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। 1 मतलब मैं चारों दिखाऊंगा आ के बाद में। यहाँ पे आपको बोमेन्स कैप्सूल मिलेगा, इसमें आपको पोडोसाइट्स मिलेंगी इंटीग्रेटेड मैनर में, ठीक है। यहाँ से चीजें छन जाएंगी और इस प्रोसेस को क्या नंबर 1 का प्रोसेस का क्या नाम है? फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया? फिल्ट्रेशन। कोई तकलीफ हो तो बताइए। नहीं? अब आगे हमें अभी रीअब्जॉर्प्शन पढ़ना है और सिक्रीशन पढ़ना है। कोई चीज ध्यान से समझिएगा, इस पीसीटी के या इस रीनल ट्यूब्यूल के अलोंग, आपको पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर पे, रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ये इफरेंट आर्टियोला के पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज पूरा मूव करती है रीनल ट्यूब्यूल के साथ साथ। अगर कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई है तो उसको बाद में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज करती हैं। और अगर कोई अच्छी चीज, अगर कोई खराब चीज अभी ब्लड वेसल में रह गई है तो उसको दोबारा सिक्रीशन कर देते हैं। यही दोनों स्टेप पढ़ने ही आगे। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन को समझना, रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? रीनल ट्यूब्यूल से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये बात आधे लोग समझ ही नहीं पाते। रीनल ट्यूब्यूल से कहां? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या है? ब्लड है। यानी कि इस फिल्ट्रेट जो हमारा है, अगर उसमें कोई चीज काम की रह गई है, छन गई है, तो उसको हम वापस बुला लेते हैं। कहां? अपने पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में, अपने ब्लड वेसल्स में। और अगर ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेप भी दोबारा सिर्फ कह दूंगा सिक्रीशन हो रहा है, ध्यान रख, अच्छे सुन लीजिएगा। सिक्रीशन क्या है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी ब्लड में कोई ऐसी चीज रह गई है जिसकी ब्लड को आवश्यकता नहीं है तो वो रीनल ट्यूब्यूल में डाल देता है। दिस इज सिक्रीशन।
ये समझ जरूर लीजिएगा। तो फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी उसमें ग्लोमेरुलस में और बमन्स कैप्सूल में। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। सिक्रीशन कहाँ हो रहा है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल में। दोनों को समझना है, मैं आगे बताऊंगा भी। तो ये एक स्टेप हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। जो कुछ बचेगा बाद में एक्सीट हो जाएगा, वो अलग बात है। समझ गए इतना? अब एक बात और रह गई थी, इतना पूरा कर लिया 125 ml। आगे बढ़िए, कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि amount of filtrate formed by the both kidney per minute is called glomerular filtration rate. GFR in a healthy individual approximately 125 ml per minute। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने आपको कैलकुलेट करके पीछे दिखाया है कि ये 125 ml कहां से आया। 650 का 20% है ये। 650 क्या है? रीनल प्लाज्मा फ्लो। पूरी बात पीछे आपको बता दिया है, नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट नहीं करेंगे तो बाद में फिर रटेंगे बैठ के। तो 1250, 650, 125। 1250 का 650 55%, 650 का ये लगभग 20%, और ये 125 ml 180 में कैसे कन्वर्ट हुआ? 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कुछ आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? एक बात अभी रह गई है जो पूरी करनी है, क्या? ध्यान से सुने। पीछे मैंने कहा था, एक लाइन आप पलट के देख लीजिएगा, आपकी बुक में लिखी है। मैंने आपसे कहा था कि याद करिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये जो छन रहा है ब्लड, ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्लड छन रहा है, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन के लिए कुछ प्रेशर जिम्मेदार होते हैं। फॉर फिल्ट्रेशन प्रेशर आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से प्रेशर इस पे काम करते हैं? यस, ध्यान से सुने हमारी बात। कौन कौन सा प्रेशर काम करता है? नंबर 1, पहला प्रेशर कौन सा है वो जरा देखिए। एक है यस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो ध्यान से सुनिएगा, ये लगभग 60 से लेकर के 70 mmHg होता है। 60 to 70 mmHg होता है। ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू डायामीटर डिफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल में, इनके और इनके बीच का जो डायामीटर का जो चेंज है, इसकी वजह से आया है। ड्यू टू डायामीटर डिफरेंस की वजह से आया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, यही मेन प्रेशर है, याद रखिएगा, यही मेन प्रेशर है जो इस प्लाज्मा को यहां फिल्टर होने के लिए मजबूर करता है। और भी प्रेशर इसमें काम करते हैं। नंबर 2 एक और है BCOP। ये क्या है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना होता है? ये लगभग 28 से 30 mmHg होता है। आपको मैं बताऊं, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो मना करती है छनने के लिए, और इसलिए ये नेगेटिव होता है। ये इस प्रेशर को और कम करता है। बात को समझना ध्यान से। मैं एक एग्जैक्ट आपको लिख दूं, तब आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। अगर आप पूरा प्रेशर जानना चाहें कि कितना आता है, अभी पूरा लिख दे रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर आप निकालना चाहें तो वो कितना आता है? ध्यान से सुनिएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर GFP माइनस BCOP प्लस कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ध्यान से सुनना, जो कुछ काम करेगा वो यही काम करेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर लगभग 60 से 70 mmHg होता है ड्यू टू डायामीटर डिफरेंस। और ये हमारा है BCOP। BCOP क्या है? जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगी वो छनने से मना करेंगी, तो ये प्रेशर को कम करेंगी, घटाएंगे, मुझे नहीं जाना, यानी ओवरऑल प्रेशर को कम कर देंगे। तीसरा एक और होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो एक मूवमेंट है, इतना ज्यादा जो मूवमेंट है कैप्सूल में, उसकी वजह से जो एटन है, बार बार आपको काफी पहले मैंने ये डायग्राम दिखाया था, आपको चल के दिखा देता हूं।
ये डायग्राम देखिएगा, ये वाला, ये कैप्सुलर जो ये इस तरीके से जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट भी थोड़ा सा मना करता है, मतलब ये भी प्रेशर क्रिएट करता है कि मुझे छन के नहीं जाना, मुझे ब्लड को छानने में हेल्प नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी जो वैल्यू होती है थोड़ी सी कम होती है, दिस इज 20 mmHg, कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसलिए जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाला जाता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर से BCOP एंड CHP को घटा देते हैं। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है टोटल, मैं आपको बता दूं, अगर आप निकालना ही चाहें तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑन एन एवरेज ये आपका कितना आएगा, 60 से 70 आता है, माइनस 30 प्लस 20 तो 50 हो जाएगा। तो ये आता है ऑन एन एवरेज 10 से लेकर के 20 mmHg। कितना, यानी जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आया, नेट, इसको नोट करिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हमारा आया वो कितना आया है, 10 to 20 mmHg। अब ये लाइन मैं आपको दिखाऊं, ये वाली ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। इस वजह से मैंने इतना आपको पढ़ाया है, यही मेन होता है और ये लगभग 60 से 70 mmHg होता है। और बाकी BCOP ये घटाता है प्रेशर को, इसी को घटा देगा। और ये कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये भी घटाता है इसी को। ओवरऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर ही फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? ये जो आपको नहीं दिख रहा है वो भी जानना जरूरी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है और ये कहां से आया, कैसे निकाला गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो, GFR की वैल्यू 125 प्रति मिनट, 180 लीटर पर डे। द किडनी हैव बिल्ट इन ए मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ GFR। किडनी के पास GFR को मेंटेन करने की क्षमता है। आगे हम जब आपको रास मैकेनिज्म पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको पूरी बात बताएंगे, थोड़ी बात यहां बताएंगे। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। ये किसके बीच में बनता है, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस हमारा होता है JFA। ये एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, ये DCT के बीच में बनता है प्लस एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में बनता है। एफरेंट आर्ट्रियोल, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस किसके बीच में बनता है, DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल। और भी चीजें होती हैं वो MBBS में पढ़िएगा। वंस जस्ट GGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole at the location of their contact। दोनों जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस जो बनता है वो DCT से बनता है और एफरेंट आर्ट्रियोल से बनता है। जब भी कभी GFR की वैल्यू या जब भी कभी GFR घटता है, यानी ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल टू रिलीज रेनिन which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal। ये बात तो आपको सिर्फ सुनना ही यहाँ पे है क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं आगे। एक्चुअल में ये रास मैकेनिज्म का पार्ट है, बस इतना ही समझ लीजिए। अगर आप जानते होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअल में जब भी कभी बॉडी में, ध्यान से सुनिए मैं पूरा मिटाने जा रहा हूं, जब भी कभी बॉडी में GFR की वैल्यू घटेगी तो तुरंत जो JG ऑपरेटस है यहां से रेनिन सिक्रीट होगा और ये रेनिन जब सिक्रीट होगा तो ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा और जब ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा तो फाइनली हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो GFR की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और बढ़ करके नॉर्मल हो जाएगी। कितना, 125 ml प्रति मिनट। क्लियर? अगर ओवरऑल कहना ये चाह रहा हूं, इसको आगे पढ़ाऊंगा रास मैकेनिज्म में, पहले तो ये नोट कर लो। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आगे पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल किडनी के पास अपने GFR को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, मेंटेन करने की क्षमता होती है। ठीक है? जब भी कभी GFR घटता है तो तुरंत JG ऑपरेटस से
रेनिन निकलता है, RENIN, यहां पे रेनिन में सिंगल एन है, याद रखिएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेनिन था वहां पे डबल एन था, यहां सिंगल एन है। और तुरंत इसकी वजह से हमारा GFR बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल कितना होता है? 125 ml प्रति मिनट। डिस्कशन इज ओवर। चलें? यस, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिस्कशन के साथ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए, इसी में आगे बात करनी है। वो क्या बात करनी है उसको सुने। ए कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, 180 लीटर प्रतिदिन। आपको क्या लगता है 180 लीटर यूरिन शरीर से बाहर निकालना पॉसिबल है क्या? नेवर। तो होगा क्या, 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, लेकिन उसमें से 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कितना? 99% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और रीअब्जॉर्ब करके कहां डाल दिया जाएगा? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। और वहां क्या है? ब्लड है। यानी ब्लड से छना था, 99% ब्लड में वापस डाल दिया गया। और 99% जब और रीअब्जॉर्ब कर लिया तो लगभग 1.5 लीटर के आसपास बचेगा बस। देखते हैं। यस, कह रहे हैं 180 लीटर छना और यूरिन रिलीज 1.5 लीटर पर डे। कितना? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर होता है। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल मतलब क्या? वही PCT, वही DCT, इनके द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा हमारी बात को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे। क्लियर? रीअब्जॉर्प्शन क्या है? देखिए मैं आपको चल के डायग्राम में दिखा दूं। ये देखिए, अभी सब मिटाने जा रहा हूं, सब पढ़ा दिया था पहले भी। ये देखिए, यहां पे मैंने आपसे कहा यहां पे कितना छान लिया है? 180 लीटर पर डे। और इसमें वापस कितना करने जा रहे हैं? 99% वापस करेंगे। 99% रीअब्जॉर्ब। और आगे कितना बढ़ेगा? मात्र 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। और अच्छे से लिख दूं, थोड़ा साफ लिखा होना चाहिए। 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे बना और इसमें रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। कहां? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, वाया रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल जाके अब्जॉर्ब कर देगा इसमें। कितना? 99% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और आगे कितना बढ़ेगा? सिर्फ 1.5 लीटर पर डे। और बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब करते हैं? 99%। क्लियर? ठीक है, आगे आइए। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सारे के सारे। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन है या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। फॉर एग्जांपल, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे ये हमारा DCT PCT है मान लीजिए, ये लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा DCT है। और बाद में फिर ये जाके कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ जाता है, वो दूसरा मसला है। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? PCT। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? DCT। बताया था मैंने पीछे। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? बोमेंस कैप्सूल। सारी बातें क्लियर हो रही हैं एक एक करके? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम in the filtrate are reabsorbed actively. That's a very very important. Yes, कौन कौन सा? ग्लूकोज, नोट कर लीजिएगा। दूसरा अमाइनो एसिड्स, तीसरा Na+। इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी ऊर्जा खर्च करके। मार्क करेंगे। यस, glucose, amino acids and sodium in the reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. कोई नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको जरूरत अगर है तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को रीअब्जॉर्ब अगर करेंगे
तो ये पैसिवली करेंगे। मान लीजिए अभी हमें उसकी जरूरत है तो वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी, ये भी बात मार्क कर लीजिएगा, सारी बातों को अच्छे से यही मार्क करते रहेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली इन द सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। कौन सा सेगमेंट? इनिशियल, और इनिशियल सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? पीसीटी। नोट करें, इनिशियल का सेगमेंट का मतलब पीसीटी। यस, सारी बातें पूरी ध्यान से सुने। 180 लीटर पर डे जीएफआर रिलीज होकर के पहुंच रहा है रीनल ट्यूब्यूल में, उसमें से 99% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 1.5 लीटर आगे बढ़ता है, 1.5 लीटर। अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंच गया है गलती से, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, इसको सबको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एक्टिवली, ऊर्जा खर्च करके। हमारी काम की चीज है, अमीनो एसिड काम की चीज है, ग्लूकोज काम की चीज है, इनको सबको रीअब्जॉर्ब कर देंगे। और पानी, मैक्सिमम पानी का अब्जॉर्प्शन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में हो जाता है, दिस इज द पीसीटी। तो रीअब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ। चल के आपको फिर यहां दिखा दूं, यहीं पे दिखा दूंगा, यहां अच्छा रहेगा। देखिए, अगर कुछ आ गया यहां पे, तो यहां ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन किया जा सकता है ऊर्जा खर्च करके। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, Na+, इसको सबको रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी खर्च करके। चलेगा? ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगला, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूबुलर सेल्स, ट्यूबुलर सेल्स मतलब क्या? रीनल ट्यूबुलर सेल्स, रीनल ट्यूबुलर सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ये H+ एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। कहां? फिल्ट्रेट में H+ और अमोनिया। इसी H+ के सिक्रीशन की वजह से यूरिन एसिडिक होता है, यह बात याद रखिएगा। Tubular secretion is also important step in the urine formation, so it help in the maintenance of ionic and acidic balance of the body fluid. सिक्रीशन बहुत अहम रोल प्ले करता है यूरिन फॉर्मेशन में, इसीलिए और साथ ही साथ ये हेल्प करता है आयनिक और एसिडिक एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बॉडी फ्लूइड्स के लिए। सिक्रीशन बहुत अहम रोल प्ले करता है, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। वापस चलिए, वहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ कि सिक्रीशन कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे होगा सिक्रीशन कैसे। ये जो तीसरी स्टेप है, इसमें इसी फिल्ट्रेट में, यहाँ फिल्ट्रेट मूव कर रहा होगा, इस फिल्ट्रेट में H+ का सिक्रीशन कर दिया जाता है, अमोनिया का सिक्रीशन कर दिया जाता है। आगे आपको डायग्राम दिखेगा, एक डायग्राम मेरे पास है जो मैं चल के आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यस, यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। ध्यान से आप सब देखेंगे तो सब सारा कुछ आपको दिखने वाला है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों दिखेगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैंने अभी आपसे कहा H+ और NH3 ये डाला जा रहा है रीनल ट्यूब्यूल में, तो ये क्या है दोनों? बताइए। दिस इज द सिक्रीशन, लिख लीजिए एनसीईआरटी में, ये क्या है? सिक्रीशन। अभी पढ़ा के आया हूं पीछे, क्या H+, पोटेशियम भी कहीं दिखेगा आपको, दिखेगा, पोटेशियम भी दिख रहा होगा, ये देखिए पोटेशियम। तो मैं इसको मिटा दूं और फिर चल के आपको दिखाऊं, फिर वापस आऊंगा। ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, लाइक H+, पूरा हटाने जा रहा हूं, लाइक H+, K+ और NH3, इसका क्या हो रहा है? सिक्रीशन। चल के आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पे H+, K+ और अमोनिया का क्या हो रहा है? सिक्रीशन। सिक्रीशन मीन्स व्हाट? इसको कहां डालना है? इन रीनल ट्यूब्यूल। और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल मीन्स दैट इज इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में डालना है, ठीक है। और फिल्ट्रेट यानी इसके अंदर डालना है, बाद में वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, दैट इज फ्रॉम, आप समझ गए हैं, फिर भी सुन लीजिए, बोर ना होइएगा। फ्रॉम फिल्ट्रेट, कहां? इन ब्लड वाया
पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स मूव करती रहती है ना, तो इसी से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ये देखिए, मैं रेड कलर से आपको दिखाऊंगा सिक्रीशन। ये देखिए, ये हो रहा है सिक्रीशन। किसका किसका सिक्रीशन हो रहा है? और ब्लू कलर से दिखाऊंगा एब्जॉर्प्शन। ये देखिए, सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऊपर, या रीअब्जॉर्प्शन आप कह लीजिए, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी पोटेशियम वो एलिमेंट है, पोटेशियम वो एलिमेंट है जिसका सिक्रीशन भी होता है और रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ये नोट कर लेना, इसका सिक्रीशन भी होता है और इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। वो एलिमेंट है जिसका सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन दोनों होता है। मैं सिक्रीशन वर्ड आपको अगर समझा पाया हूं तो मेरा प्रयास सफल रहा। सिक्रीशन क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल में डालना होता है, वो फिल्ट्रेट में चला जाए। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल से लेना होता है, फिल्ट्रेट से लेना होता है, ब्लड में डालना होता है, और रीअब्जॉर्प्शन 99% तक होता है। अब आइए आगे, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ा है उनका फंक्शन पढ़ने चल रहे हैं। ट्यूब्यूल्स में हमें कौन कौन सी? नेफ्रॉन में सबसे पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अगर आप डायग्राम आपको याद है तो मैं आपको चल के दिखा दूं। ये देखिए, ये हमारा इतना क्या है? ये वाला इतना जो पार्ट है, दिस इज व्हाट? दिस इज पीसीटी। क्या है ये? पीसीटी। इतना जो पार्ट है, दिस इज व्हाट? दिस इज डीसीटी। इतना जो पार्ट है इधर वाला, नीचे वाला, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। क्या है ये? लूप ऑफ हेनले है। और ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट। डायग्राम पीछे आपने देखा हुआ है। आइए, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इनकी एपिथेलियम कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसा मैंने बिलाई वाले में आपको पढ़ाया था। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इस तरीके से मिलती है। मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्या करेगी? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की वजह से। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। यहीं पे रुकेंगे, बात को समझिए। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब क्या है वो जरा समझिएगा। क्या? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, लिख लीजिएगा, completely reabsorbed by this segment actively सारे के सारे absorb हो जाएंगे। अगला, मैक्सिमम वाटर reabsorbed इन दिस सेगमेंट। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इस सेगमेंट में। आगे क्या लिखा है? 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब, यानी 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्सप्लेन किया है बस, और कुछ नहीं किया है। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट का क्या मतलब हुआ? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, अनगिनत बार सवाल आया है। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम। पीछे भी मैंने आपसे कहा था सिक्रीशन इन्हीं तीन का होता है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम, इनटू फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3। इन दोनों बातों को एक बार और देख लें। क्या? सिक्रीशन यहां पे किसका हो रहा है? K+
H+ और अमोनिया। और एक सवाल और, एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट, या ऐसे कह दीजिएगा कि HCO3 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और HCO3 माइनस का। सिक्रीशन किसका हो रहा है? K+H+NH3। आइए डायग्राम में दिखा दें। ये देखिए, अब ये मैं हटा रहा हूं। HCO3 रीअब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं सिक्रीट भी हो रहा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रीअब्जॉर्ब भी होता है, सिक्रीट भी होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका यहां पे लिख रखा है, जो बात थ्योरी में लिखी है वही फॉलो करिएगा। ये बात हो गई हमारी पीसीटी की, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो जैसा लिखा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही समझना है, ठीक है। आगे आइए, अगला है आपका लूप ऑफ हेनले। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, और यहां पे रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। किसमें? इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का क्या मतलब है? यहां पे दो पार्ट बनते हैं, यहां पे दो पार्ट बनते हैं। ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये आपका असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब में भी एक बात का ख्याल रखना होता है, ध्यान से इसको भी आपको समझना है। असेंडिंग लिम्ब एक थोड़ा सा थिक होता है, एक थोड़ा सा थिन होता है। चलिए, तो रीअब्जॉर्प्शन इज द मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब। This play reason significant role in the maintenance of the high osmolarity of the medullary interstitial fluid। ये बात मैं आपको अगले में समझा पाऊंगा कि ये ऑस्मोलरिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल में जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 300 से 1200 ऑस्मोल तक ऑस्मोलरिटी चली जाती है। ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 होती है, यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 1200 होती है। तो ये बात थोड़ी सी अभी आपको कम पढ़ने वाली है, बट आप सिर्फ सुन लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये जो एक्चुअल में सही बात करें तो लूप ऑफ हेनले का एक्चुअल में काम होता है कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये हम आगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट अगली हेडिंग मिलेगी, वहां पढ़ेंगे। अभी हम एक फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो जरा सुनिएगा। तो ये वो रीजन है जो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, मार्क कर लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। बस यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, हाई ऑस्मोलरिटी हो जाती है, 1200 तक चला जाता है। कभी नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा, जिंदगी में कभी सुना होगा तो जरूर समझ में आएगा, नहीं तो फिर आगे जब पढ़ाऊंगा तब समझिएगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये लाइन घोल के पी जाइएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कंसंट्रेट टू फिल्ट्रेट एज इट मूव टू डाउन। अब आप एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात को समझिए और आंसर करिए। जैसे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये पानी इसमें से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि परमेबल टू वाटर। आप इसमें से पानी अगर निकालने लगे, बात को समझिए, पानी अगर आप यहां से निकाल लेंगे तो जैसे जैसे पानी निकालेंगे, सिर्फ इतना बताइएगा, क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यही तो कह रहे हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। यहां पे जब आएंगे तो यहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और ये लगभग 1200 ऑस्मोल के आसपास होता है, 1200 ऑस्मोल। आगे समझ जाएंगे। तो ये सवाल पहले वो सुनिए जो एग्जाम में आएगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल फॉर वाटर एंड इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन थी, रट लीजिएगा। इम्परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट, दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज मूव डाउन। जैसे से नीचे आएंगे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? The ascending limb is impermeable to water but allow transport of electrolyte actively or passively। इस लाइन को भी अभी मैं समझा रहा हूं, यहां पे हर बात में छुपा के लिखते हैं, एक्टिवली और पैसिवली। अब हम क्या समझें, एक्टिव की पैसिव? बट उसके पहले एक सवाल,
जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी असेंडिंग लिम्ब, ये वाला असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर चढ़ता हुआ है, असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये H2O के लिए इम्परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, परमेबल है। Therefore, as the concentrate filtrate pass upward, it gets diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid. अब इसी बात को मैं डायग्राम में समझाऊं तो आपको और मजा आएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एक बार और आपको दूसरे कलर से समझा देता हूं, फिर आगे चल के आऊंगा दोबारा। जैसे जैसे नीचे इसमें आएंगे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी निकाल ले रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें ऊपर बढ़ेंगे कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा, यानी डाइल्यूट होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे, डाइल्यूट होते चले जाएंगे। कहानी क्लियर हो रही है, एकदम साफ मामला, ठीक है। आगे आइए डायग्राम में, फिर आपको और अच्छे समझाएंगे। देखिए क्या लिखा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये H2O के लिए परमेबल है। किसके लिए, H2O के लिए परमेबल है। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो असेंडिंग है, असेंडिंग लिम्ब है, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है एक्टिव और पैसिव दोनों, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो थिक सेगमेंट है ना, थिक सेगमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली में जाने देता है NaCl को। और जो थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट लिख लेना यहां पे, जो थिन सेगमेंट है ये पैसिवली। क्लियर, तो यस, बहुत बार पूछा गया है डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल फॉर H2O लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, असेंडिंग लिम्ब परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट बट H2O के लिए नहीं परमेबल है। अब दूसरा सवाल, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे यहां पहुंचेंगे हाइपरटोनिक कंडीशन होगा, बेस पे, एट बेस हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। आप अभी डायग्राम देखेंगे तो यहां कहीं ना कहीं आपको 1200 लिखा मिल जाएगा। 300 के आसपास से यहां शुरू करते हैं और 1200 तक आते हैं, फिर जैसे से यहां पहुंचेंगे लगभग 200 के आसपास, ऊपर भी जाने पे घटते चले जाते हैं। फिर यहां ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है लास्ट में, और फिर ये खूब कंसंट्रेट होकर के 1200 ऑस्मोल के आसपास बाहर निकल जाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में हमें पानी परमिलिटी होती है और असेंडिंग में पानी के प्रति परमिलिटी नहीं होती। थिक सेगमेंट में इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है और थिन सेगमेंट में इलेक्ट्रोलाइट पैसिवली अब्जॉर्ब होता है। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर लूप ऑफ हेनले। अगला DCT। DCT क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूर वाला बोमेंस कैप्सूल से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, मार्क करिएगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। यहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, Na+ का और H2O का। पहला पॉइंट तो आपको ये याद करना है। दूसरा, DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा चुका हूं कि H+, K+ और अमोनिया का सिक्रीशन होता है और pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। बट एक सवाल और भी है जिसको आपको समझना है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी जब मैं रास मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब। एक्चुअल में क्या होता है, जो इसमें दो पार्ट होते हैं DCT में एक ये वाला पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल DCT है और ये डिस्टल DCT है। ये डिस्टल DCT दूर वाला DCT है और ये प्रॉक्सिमल वाला DCT है। NCERT ने यहां पे बात करी नहीं है, मैं बस आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जो प्रॉक्सिमल DCT होता है इसमें सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टोन की मदद से। किसकी मदद से, एल्डोस्टोन की मदद से। सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन, ये दो याद कर लीजिएगा, सवाल एग्जाम में आ सकता है। ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, आगे पढ़ाऊंगा जब रास पढ़ाऊंगा तब। इन ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी की सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, फिर भी मैं एडिशनल आपसे बात कर रहा हूं। प्रॉक्सिमल डीसीटी में, यानी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी में, और एडीएच की वजह से, एडीएच की वजह से ये डिस्टल डीसीटी में
H2O को रीअब्जॉर्ब करते हैं? ये सवाल आप अभी याद कर लीजिए, और आगे आपको मैं समझा दूंगा कि एडीएस जो होता है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कौन से पार्ट में? डिस्टल पार्ट में। डिस्टल में भी डिस्टल डीसीटी, दूर वाला जो पार्ट है, डीसीटी का जो पिछला हिस्सा है वहां पे चलेगा। तो यस, थोड़ा सा HCO3 रीअब्जॉर्ब हो जाता है और सोडियम प्लस यानी Na+ और वाटर। अब जो सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन है वो अगले वाले पार्ट में होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है। शायद डायग्राम से आपको मैं ये बात चल के दिखा पाऊंगा। यस, ये देखिए, अब ये सब जा रहा हूं मैं मिटाने, ध्यान से देखिए। ये जो फ्रंट पार्ट है या जो यूं कह लीजिए आगे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसमें आप देखिए NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और जो थोड़ा सा दूर वाला पार्ट है इसमें H2O एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यानी डिस्टल पार्ट में दूर वाले पार्ट में H2O एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है ड्यू टू ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और यहां पे NaCl सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है ज्यादातर ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। कहीं कुछ आगे पढ़ने को मिलेगा। ये हमारी पूरी बात हो गई DCT तक। अब इसका लास्ट पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट। This long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla। जो कलेक्टिंग डक्ट हमारी है ये कहां से चलती है? कॉर्टेक्स से मेडुला तक। पहला सवाल यही बड़ा सवाल है। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, आप बगल में नोट कर लीजिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहां पे एब्जॉर्ब होता है। मैंने आपसे पीछे कहा भी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहां एब्जॉर्ब होता है, ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ H2O। आप चाहे लिख लीजिए, लार्ज अमाउंट ऑफ H2O एब्जॉर्ब होता है, ढेर सारा पानी, जिससे कि जब यहां पे यूरिन निकलता है तो लगभग 1200 ऑस्मोल उसका कंसंट्रेशन होता है। आगे पढ़ाया जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन ऑफ टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। किसमें और कितनी ऑस्मोलिटी? 1200। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलिटी। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम आपको ये भी चल के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये थोड़ा सा यूरिया निकलने देता है। यस, क्या करने के लिए? मेंटेन ऑस्मोलिटी। ये सवाल याद कर लीजिएगा। कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है। कहां से? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्जॉर्ब, small amount of urea reabsorbed from this segment to maintain the medullary interstitial osmolarity. It also play in maintain pH and ionic valence by the selective secretion of H+ and K+। ये तो मैं कम से कम 5 बार आपको बता चुका हूं कि कैसे क्या होने वाला है, कैसे ये मेंटेन करते हैं पीएच को और आयनिक वैलेंस को, बार बार सिक्रीशन करके मेंटेन करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन हो गया, डिस्टल ट्यूबुल का फंक्शन हो गया, हेनलेज लूप का फंक्शन हो गया, पीसीटी का फंक्शन हो गया, जीएफआर क्या होता है इसके बारे में बात हो गई। अब हम अगले वीडियोस में आपसे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो ये नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।